हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की। घबराइए मत, ये केमिस्ट्री वाला इलेक्ट्रोलिसिस तो है ही है, बट उतना डेप्थ की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर हम हमारी एसएससी जेई, आरआरबी जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें सेल और बैटरीज क्या होती है, इन सब पे जितने तमाम क्वेश्चंस आते हैं हमारे जेई लेवल के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर के बाद ऑटोमेटिक होने लगेंगे। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये एक एक टॉपिक हमारा बहुत डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है, बट उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 11th 12th में भी पढ़ा होगा, है ना। कई 10th लेवल में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा होगा, 11th 12th में बहुत डिटेल वर्जन में हम पढ़ते हैं। फेराडे लॉ पढ़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के फेराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड उनको पढ़ते हैं। तो इतने डेप्थ में हम नहीं जाएंगे जितनी हमारी इन एग्जाम्स की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, या तमाम जितने भी स्टेट में जेई लेवल की जो वैकेंसीज निकलती रहती, उनमें जो आता है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में हम सेल्स और बैटरीज के बारे में भी देखेंगे इस लेक्चर में। चलिए सबसे पहले देखेंगे भाई इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस पहले क्यों पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखिए केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा। हमारे सराउंडिंग में हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो उसमें भी एक दो अलग अलग काइंड ऑफ केमिकल अगर मिलाते हैं तो उसमें रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिएक्शंस हमारे यहाँ पे होते रहते हैं। तो हमने क्या किया है केमिस्ट्री में, रिएक्शंस को, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला होता है हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस क्या डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखें हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि जो नेचुरली हो जाए, जिसमें हमें किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़े, है ना। जैसे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप देखोगे कि बारिश के मौसम में आपके जो नमक होता है, थोड़ी देर के लिए बारिश के मौसम में देखें तो नमक में क्या होगा, नमक में थोड़ी सी नमी आ जाती है। आपके घर में नमकीन जो रखा रहता है उसमें हल्की हल्की सीलन आ जाती है, थोड़ा सा बोलते हैं उसको नमी आ गई। तो वो क्या हो रहा है, नेचुरली क्या हो रहा है, वेदर कंडीशन के हिसाब से, वेदरिंग कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वैसी रिएक्शन है जो नेचुरली ऑकर हो जाए, जिसमें हमें कोई एक किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़े। जस्ट लाइक जैसे अगर हम बात करें जिंक और क्लोराइड की, तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर जाएंगे, नेचुरली हो जाएगा। अब देखिएगा टेक्निकल टर्म समझिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि भाई केमिकल रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होते क्या है। तो आप बोलेंगे स्पॉन्टेनियस वैसी रिएक्शंस जो नेचुरली हो जाए, और यहां पर क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस में जो नेचुरली नहीं हो उसको कराने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। चलिए कुछ टेक्निकलिटीज आप समझिएगा। जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेचुरली लूज कर रहा है ना। और ये क्या कर रहा है, क्लोरीन आपका क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा तो ये लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है। लूज जो करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ये टर्मोलॉजी ध्यान रखना है ना। वैसे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तो बहुत बार हमें फेमिलियर हो जाते हैं इन टर्म्स से, बट जेई लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत पहले कहीं पढ़ा होगा, भूल भाल गए होंगे। तो अभी के लिए आप समझिए, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, और जो गेन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड, है ना। और ये जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस या फिर लॉस और गेन का जो हो रहा है, इस पूरे को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो कई बार रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जमाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो नेचुरली हो रहा है आपका केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में ऑकर नेचुरली नहीं होता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर इसको कराना है, नेचुरली नहीं हो रहा है बट हमें कराना है, अगर कराना है तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल सोर्स होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ये NaCl लेते हैं, Na+ और Cl आयन, है ना। तो नेचुरली क्या होगा, पहले नेचुरल इसका देखते हैं। अगर हम NaCl को रख देंगे नेचुरली, तो ये क्या करता है, ये लूज करता है नेचुरली, और ये क्या करता है, गेन करता है। ये नेचुरली करता है जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। बट मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे करना है, वी वांट कि भाई ये आपका लूज नहीं करे, ये गेन करे। क्या करे,
है ना। नेचुरली क्या हो रहा है, ये लूज करता है और ये गेन करता है, बट हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि ये लॉस की जगह गेन करने लग जाए और ये गेन की जगह लूज करने लग जाए। अगर ये ऐसा होता है तो ये नेचुरल नहीं होगा, ये हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जो फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी एक्चुअल में क्या है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फोर्सफुली क्या कराएंगे कि Na को गेन करवाएंगे और क्लोरीन को लूज करवाएंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो एक्सटर्नल मीडियम हम लगा के, जो नेचुरली नहीं हो रहा था, फोर्सफुली हमने उसका उल्टा करवा दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो यहां से शुरुआत होती है आपके इलेक्ट्रोलिसिस की। तो क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वी स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस। और ये कराने के लिए जो बैटरी का अरेंजमेंट, ये दोनों का आयंस, इसका बैटरी का अरेंजमेंट, इन सब को जब करते हैं, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो हमारा मीडियम हो रहा है ना, NaCl, ये सारे जो आयंस होंगे, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स आगे चल के हम लोग, है ना। मैं डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा। तो एक्चुअल में अभी आपको समझ में आया कि क्या है, केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस नेचुरली हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें फोर्स लगाना पड़े, नेचुरली जो नहीं हो। और नेचुरली नहीं होगा, फोर्स के हिसाब से करना पड़ेगा, मतलब उसका जो नेचर है उसके अपोजिट हम चीजें करवा रहे हैं। जो देखो, कोई चीज नेचुरली हो रही है, इसका मतलब क्या, उसका नेचर अलाउ कर रहा है ना। जैसे आप सपोज करो आप 6-7 घंटे सोते हो, रोज 24 घंटे में 6-7 घंटे सोते हो। आपको अगर हमें जगाना है, पूरे 24 घंटे जगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। जो चीज नेचुरली हो रही है उसके अगर अपोजिट या उसके विपरीत अगर हमें करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके रूप में लगाते हैं हम लोग, बैटरी के। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी पंपिंग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती है, पंप करती है इलेक्ट्रॉन को। कैसे करती है वो अभी समझिएगा, है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, ये बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड, है ना। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है। बैटरी का काम क्या है, पंपिंग द इलेक्ट्रॉन। पंपिंग इलेक्ट्रॉन कैसा, देखो क्लोरीन से क्या करना है, अभी नेचुरली क्या हो रहा था, देखो नेचुरली क्या हो रहा था, नेचुरली ये गेन कर रहा था, बट हमें क्या कराना, लूज कराना है ना, और Na को गेन कराना है। देखिएगा, तो यहां से बैटरी क्या करेगा, यहां से पुल करेगा, इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये काय में इंजेक्ट करेगा, ये आपके Na में क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो ये काम क्या कर रहा है, उल्टा इसका रिएक्शन। नेचुरली कैसा होता है, ऐसा होता है, बट ये नेचुरली था, बट फोर्सफुली कैसे कर रहा है, फोर्सफुली हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। N फॉर नेचुरल, F फॉर फोर्स, ठीक है। और ये फोर्सफुली कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है। सर ये कर क्यों रही है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके कुछ एडवांटेजेस, कुछ एप्लीकेशन है, इस वजह से हमें फोर्सफुली बैटरी के फॉर्म में कराना पड़ रहा है। ये बैटरी एक्चुअल में डीसी पावर कैरी करती है, जिसका वोल्टेज 10 से लगा के 12 वोल्ट का होता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके कई सारे एप्लीकेशन है। अभी मैंने एप्लीकेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, तो अभी अपना दिमाग थोड़ा सा कम चलाना, अभी थोड़ी देर बाद सब पता चल जाएगा कैसे क्या एप्लीकेशन है। और ये फोर्सफुली कराने के लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमें बनाना पड़ेगा एक सॉल्यूशन में, पानी के अंदर जब हम एसिड, सॉल्ट, बेस वगैरह ये सब डालते हैं, उसके बाद बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। चलिए अब देखते हैं हमारे ये इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरी का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। क्या करते हैं ये, प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की कई सारी डेफिनेशन है, अभी मैं प्राइमरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आपको। बैटरी क्या करता है, बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कभी कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरी में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस होता है कि यहां पर आपका केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी नहीं होती तो केमिकल चेंजेस नहीं होते, है ना। नेचुरली जो हो सकता था वो हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होता बैटरी के बिना, तो है ना। चलिए अब देखो यहां पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड ली। ये क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया, ये एक सॉल्यूशन है,
ये सॉल्यूशन किससे बना रहता है? ये जनरली इस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बनता कैसे? देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है? व्हेन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जिसमें एसिड बेस सॉल्ट आर डिसॉल्व इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होते हैं। देखिए प्रोसेस समझिएगा। सपोज करो सबसे पहले हम NaCl का एग्जांपल लेते हैं, किसी का भी ले सकते हैं आप, सल्फर क्लोराइड किसी का भी ले सकते हैं। अभी हमने NaCl को पकड़ के पूरा एग्जांपल सेट किया है। तो NaCl नेचुरली क्या था? सॉलिड स्टेट में था, इसके अंदर कोई भी फ्री आयंस नहीं थे, फ्री आयंस नहीं थे। तो हमने क्या किया, सॉलिड स्टेट को थर्मल मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के उसको मोल्टेन स्टेट में लेके आए। मोल्टेन स्टेट मतलब कि लिक्विड स्टेट में लेके आए। लिक्विड स्टेट में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो यहां पर Na+ और Cl- दो अलग अलग टुकड़ों में आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब सॉलिड स्टेट जब लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में आया तो ये आयंस, फ्री आयंस मिल गए। यहां पर हमें फ्री आयंस नहीं थे सॉलिड स्टेट में, बट लिक्विड स्टेट में फ्री आयंस हो गए। क्योंकि फ्री आयंस इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, उसके लिए हमें क्या करना है? फ्री आयंस की जरूरत पड़ती है। अब इन फ्री आयंस को हम कहां पे, Na+ और Cl- को यहां पे डिसॉल्व कर देंगे पूरा का पूरा हमारे वाटर के अंदर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर होता है जनरली यहां पे यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा केमिकल जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डिप करे। इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद बैटरी का स्विच ऑन किया। बैटरी का स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो ये एनोड है हमारा पॉजिटिव, ये कैथोड है। तो इनका नेचर क्या होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो Na+ जितने भी सॉल्यूशन के अंदर Na+ होंगे वो कहां पे डिपॉजिट होंगे? हमारे इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और Cl- निगेटिव वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जमा हो जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट उधर कुछ पार्ट इधर, तो यहां पर एक तरह का क्या बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलते जाएगा। अब यहां पे देखो फिजिकल टच नहीं बट वर्चुअल टच है ना। तो यहां पर एक क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर केमिकल कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही है ना। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। दोनों रिएक्शन को हालांकि रेडॉक्स ही बोलते हैं हम लोग, बट ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। जहां बैटरी लग गई मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर क्या हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इसकी हेल्प से हम लोग इसको बहुत सारे हमारे कमर्शियल एप्लीकेशंस में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में भी जो बैटरी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइम पे उसके अंदर क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं कि नहीं, ताकि इसका ये जो NaCl है ये मेंटेन रहे। इसके अंदर बार बार पानी डालते हैं ताकि पानी कम हो जाता है तो वापस इसको फिलअप कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो ज्यादातर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये हमारी जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जिनको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं, उनके अंदर हम ये पूरा सेगमेंट यूज करते हैं। तो अब यहां से 2-3 चीजें समझना है कि इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। और ये साथ में ये जो इस केमिकल के अंदर ये जो बहुत सारे अलग अलग KOH आएगा, बहुत सारे अलग अलग केमिकल, NaCl जैसे यहाँ पे है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब मैं कुछ डेफिनेशंस भी आपको बता देता हूं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ना, डेफिनेशंस के पहले देखो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पर अगर ये अभी तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे ये बैटरी और सेल के बारे में मैं डिफरेंस बताऊंगा, बट आप ये समझिए इंटायर प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। बट ये जो डिवाइस है ना, जो सिर्फ अगर मैं एक डिवाइस की बात करूं, सिंपल यहां पर एक ले लेता हूं, ये मैं एक बैटरी ले लिया और एक सिंपल एक डिवाइस की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। मतलब बैटरी की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं सब्सटेंस में, और सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ताकि ये इधर डिपॉजिट हो गया, इधर डिपॉजिट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। बट अगर हम डिवाइस की बात करें, सिंपल, ये तो बड़ी बैटरी हो गई है ना। अभी बोलोगे सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखा है, हमारे घर में तो हम बैटरी बोलते हैं, तो वहां पे कलेक्शन ऑफ सेल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? बैटरीज बोलते हैं। बट एक सिंगल यूनिट को अगर हम बोलेंगे, एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, तो उसको हम सेल बोलते हैं। आगे चल के मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, इसको अगर इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जो सेल बनता है वो हमारे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस सेल में भी कई बार हम लोग करते हैं, और उसमें अगर इसको मल्टीपल ग्रुप्स, सेल्स को मल्टीपल ग्रुप्स में अगर कर देंगे तो हमारा बैटरी का काम करेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अभी तो चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम समझ गए।
उसके बाद बात करते हैं फेराडे लॉ, फर्स्ट लॉ, है ना। 2 लॉ दिए फेराडे ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्टली आता है। मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिट मतलब जमा होना, लिबरेटेड मतलब मुक्त होना, मतलब जितना जमा हो रहा है उतना मुक्त हो रहा है, मतलब किसी को भी ले, डिपॉजिट की टर्म में बात कर सकते हैं, लिबरेटेड की टर्म में बात कर सकते हैं। एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो जितना मास आपका डिपॉजिट हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास, मतलब करंट के प्रोपोर्शनल होगा। बट करंट एक्चुअल में है क्या, शुरू में तो चार्ज होते हैं, चार्ज से ही करंट आता है, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम होता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एम इज प्रोपोर्शनल टू आई। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहा है कि एम इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो कंफ्यूज मत होना, वो भी सही है, एक ही बात है ना। वहां पे वो टाइम, करंट को फिर चार्ज और उसके फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वो अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं, बट आप यह ध्यान रखना, एम इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो मास जो डिपॉजिट होगा वो करंट के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करेगा, टाइम पर भी डिपेंड करेगा। आई बात समझ में। तो मास जो डिपेंड करेगा वो करंट और कितना टाइम है उसके दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ये, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक Z इंट्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कितना मास डिपॉजिट हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। ये जस्ट हमारे, जैसे हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ते रहते हैं ना हमारे पूरे इंजीनियरिंग में, और उन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, कभी कभी 1 मीटर से डिफाइन कर देते हैं, कभी 1 किलोग्राम से डिफाइन कर देते हैं, पर सेकेंड के लिए डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो वैसा ही कुछ है कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितना मास आपका डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग, उस सिंगल यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको Z से रिप्रेजेंट करता है। आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा, कभी मास पूछेगा, कभी करंट पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, और बाकी तीनों क्वांटिटी आउट 4 है, M, Z, I, T, इनमें से 3 क्वांटिटी गिवन होगी, चौथी निकालनी रहेगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बस ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो ये था हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। चलिए फेराडे सेकंड लॉ देखें। तो फेराडे सेकंड लॉ क्या है, मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब सेकंड लॉ का मतलब क्या है कि जो मास है वो साथ में इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो अलग अलग, जैसे NaCl लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो बहुत सारे अलग अलग जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, जितने जितने अलग अलग हमारे केमिकल्स होंगे, उनका सबका क्या रहेगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट रहेगा, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो जितना ज्यादा वेट रहेगा उतना ज्यादा आपका मास डिपॉजिट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ था। बस ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस में पता होनी चाहिए, लाइक करंट इफिशिएंसी। करंट इफिशिएंसी में आपको देखना है, ये रेशो होता है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, दोनों भी लिखा जा सकता है ना ऑप्शन में, लिबरेटेड अपॉन थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड। तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, मतलब हम जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और जो एक्सपेरिमेंटल करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, जो थ्योरी करी है उससे तो एक्चुअल थोड़ी सी कमी आएगी। तो इफिशिएंसी क्या रहती है उसकी, 90 से लगा के 98% के आसपास रहती है। तो ये जो इफिशिएंसी 0.90 परसेंटेज में कर लोगे तो 90 to 98% रहती है करंट इफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला कई बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भी कई बार पूछते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रोड है, ये जो केमिकल है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में यहां पर छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि क्या रहेगा 0.5 से लगा के 1 वोल्ट की रेंज रहती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 0.5 to 1 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है, डीसी पावर 10 से 12 वोल्ट, है ना, 10 से 12 वोल्ट देते हैं, और करंट कितना रहता है 100 एम्पेयर टू सेवरल 100 एम्पेयर्स। तो आप ध्यान रखना, यहां पर हम लोग वोल्टेज जो है वो 10 से 12 वोल्ट ही देते हैं, बट करंट बहुत ज्यादा हाई रहता है, 50 एम्पेयर से लगा के सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एम्पेयर हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में पता होनी चाहिए। अगर इक्का दुक्का थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रहेगी तो वो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में के साथ में करवा दूंगा, क्वेश्चन कराते कराते आपको करवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं बचा है। चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक एल्यूमिनियम फ्रॉम देयर ओर्स, है ना, कि यहां पर जैसे बॉक्साइड, तो एल्यूमिनियम को हम क्या निकालते हैं वहां से, अपने ओर से। तो यहां पर मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। मतलब हमने क्या किया, उसमें वो डालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड डालेंगे, इलेक्ट्रोड में जो भी केमिकल XYZ में कोई भी एक केमिकल मान के चलता हूं, तो हमें करना है कुछ चीजें अलग करनी है उस केमिकल से, तो कुछ ऐसा हम मिलाएंगे या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो हमें चाहिए वो हमारे इलेक्ट्रोड पे आके अटैच हो जाए, तो बाकी हमारा सेपरेट आउट हो जाएगा, उसको हम लोग निकाल लेंगे। जैसे गोल्ड माइनिंग, गोल्ड प्लेटिंग हो गया, या जहां पे हमें है ना, एक तो निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। दूसरा इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई हमें चाहते हैं कि सपोज करो इस पेन के ऊपर मुझे कुछ एक अलग कॉपर की कोटिंग या फिर गोल्ड की कोटिंग बनानी है मुझे, है ना, सोने के पेन से लिखेंगे सर, तो है ना, गोल्ड का पेन बनाते हैं, तो गोल्ड का पेन इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं पूरा गोल्ड का थोड़ी बनाऊंगा। भाई गोल्ड आदमी क्यों यूज करता है, पॉलिशिंग के लिए ना। इन्वेस्टमेंट वाले तो बिस्किट लेते हैं, ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, दिखाने के लिए यूज करता है। मुझे गोल्ड के पेन से लिखना है, तो भाई मैं आपके सामने शो ऑफ करना चाहता हूं ना कि मेरे पास गोल्ड का पेन है, तो मैं अंदर गोल्ड थोड़ी रखूंगा, सामने परत चढ़ा दूंगा उसकी। तो मुझे अगर गोल्ड की कोटिंग करना है तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से जब डिपॉजिट हो रहा है तो हो सकता है इसकी सरफेस पे भी डिपॉजिट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही प्रोसेस है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है सर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एप्लीकेशन, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, a process where a thin layer of one metal is deposited onto another metal surface using electrolysis, जैसे सिल्वर प्लेटिंग करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, भाई मेटल्स को प्यूरिफाई करना है हमें, है ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई मेटल्स लाइक कॉपर बाय रिमूविंग इंप्यूरिटीज। हम अगर उसमें से थोड़ी देर के लिए कई बार हमारा कॉपर है उसके अंदर बहुत सारा डिपॉजिट हो गया है, उसको जंग निकालना है हमें, तो केमिकल किया, उससे हटा गया। जंग निकालने के लिए हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं, हटा देते, वो अपने आप हट जाता है उस केमिकल रिएक्शन से, है ना। जैसे टॉयलेट्स में आप हार्पिक डालते हो कि नहीं, तो वो भी एक तरीका, हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, बट एक तरीका क्या है, कोई भी केमिकल, कोई भी आपने सब्सटेंस के ऊपर कुछ जंग खाया हुआ था, उसने आपने क्या किया, हार्पिक डाल दिया, उस पर वो लेयर हटा के वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उसने, तो प्यूरिफाई कर दिया, मतलब आपके इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत सारे मेटल्स की इंप्यूरिटीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, वेरियस केमिकल्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये तमाम एप्लीकेशन है जो अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन देख के आसानी से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं हमारा सेल्स एंड बैटरी वाला टॉपिक। ठीक है, तो देखिए सेल और बैटरी करते क्या है दोनों, ऐसा दिखता ही है। बैटरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपने अपनी टू व्हीलर में बैटरी देखी होगी, फोर व्हीलर में बैटरी देखी होगी, इन्वर्टर की बैटरी, तो इनके साइज डिफरेंट होते हैं बट होता ऐसा ही है। इन्वर्टर की बैटरी में हमें पानी डालना पड़ता है, बट हम देखेंगे कि हमारे ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है बिल्कुल पैक होती है, सिल पैक होती है ना। अब देखो ये आपने अपने घड़ी में, है ना, छोटी छोटी घड़ी में, छोटे छोटे टॉयज में भी ये आपको इस तरह की बैटरी दिखी होगी। इसको सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। ये भी हम क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। ये इसको अगर खोल के देखा होगा तो आपने देखा होगा एक ग्रेफाइट की रॉड होती है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, कार्बन जिंक की बनी हुई, अलग अलग टाइप के रहते हैं, बट कार्बन जिंक की बनी होती है, तो कार्बन वगैरह सब, जिंक वगैरह सब आपको दिखता है पाउडर के फॉर्म में, है ना। तो यहां पर देखो, यहां तो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये बड़ी बैटरी, यहाँ पानी वानी डालना पड़ता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता होगा। बट क्या सर यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्या, हाँ, यहां पर ड्राई फॉर्म में होते हैं, लाइक पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पे पेस्ट के फॉर्म में होते हैं। तो देखो दोनों का सिंबल है कि सेल और बैटरी करते क्या है, दोनों के दोनों हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि जो सेल होता है एक सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है, और बैटरी क्या होती है, उन्हीं सेल का ग्रुपिंग होता है, उन्हीं सेल का ग्रुपिंग होता है। वो ग्रुपिंग सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि तुम्हें वोल्टेज ज्यादा चाहिए या करंट ज्यादा चाहिए, है ना। अब ये मत पूछना कि सर सीरीज में होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा। अभी सीरीज करेंगे तो आपका क्या होगा, वोल्टेज एड ऑन होते जाएगा ना, करंट एक ही फ्लो करेगा बट वोल्टेज बढ़ते जाएगा। जहां हाई वोल्टेज चाहिए हमें सीरीज कनेक्शन कर देंगे, जहां हमें हाई करंट चाहिए और वोल्टेज पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट बढ़ते जाएगा, है ना। तो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। दूसरा इनके यूजेस कहाँ का है, मैंने बताया ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर्स, है ना, इंडस्ट्रीज में जहां ह्यूज पावर अगर हमें स्टोरेज या करना है, लाइट चलेगी तो उससे इन्वर्टर के फॉर्म में हमें पावर स्टोरेज के लिए यूज करना है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। ये कहां यूज करते हैं जनरली, पोर्टेबल वॉचेस, टॉयज, पोर्टेबल डिवाइसेस, जहां जहां हो सकते हैं वो सब जगह यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो क्या होता है, बैटरी बहुत अलग अलग टाइप, ये सेल होते हैं जिनको यूज करते हैं और हम फेंक देते हैं,
है ना, चार्जिंग करते क्या। बट कुछ कुछ हमारे सेल्स होते हैं जो चार्ज हो सकते हैं, कुछ चार्जेबल सेल्स भी हो सकते हैं। कुछ बैटरी वन टाइम यूज करने के लिए होती है, दूसरी बार यूज नहीं होती है। बट कुछ बैटरीज ऐसी होती है जिनको चार्ज करके रीयूजेबल बना सकते हैं, रिचार्ज कर करके बार बार यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। आपके जैसे मोबाइल में बैटरी लगी तो आप क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज हुई फिर चार्ज कर लिया, डिस्चार्ज हुई चार्ज कर लिया, जब तक उसकी लाइफ है 4-5-6 साल जब तक है, फिर बैटरी बदलना पड़ेगी हमें या फिर उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो इस दोनों में सेल हो चाहे हमारे क्या हो बैटरी हो, इनमें क्या होता है, कुछ बैटरीज या सेल्स चार्जेबल होती है, कुछ नॉन चार्जेबल होती है, वन टाइम यूज किया फेंक दिया। जैसे ये इस तरह के जो सेल होते हैं वन टाइम यूज करते हैं हम फेंक देते हैं, उसके बाद कहां यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी बेसिस पे सेल्स और बैटरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स और बैटरीज वो है जो नॉन रिचार्जेबल है, यूज किया फेंक दिया। सेकेंडरी क्या है, चार्जेबल है, स्पेलिंग देख लेना है ना, शायद गलत लिखे, GEAI का है ना। तो ये है हमारा चार्जेबल। सेकेंडरी बैटरी या सेल्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो चार्जेबल है। ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, है ना। नॉन चार्जेबल प्राइमरी, सेकेंडरी क्या है हमारा, चार्जेबल है, ठीक है। चलो अब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी आपको पढ़ाता हूं, देखिएगा। सेल्स और बैटरीज, है ना। अब डिफरेंस तो आपको मैंने बता ही दिया कि सेल और बैटरी में डिफरेंस ही क्या है ना, कि दोनों एक सिंगल यूनिट है, वो ग्रुप ऑफ यूनिट है, बस इतना ही है। बाकी तो काम तो वही केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे हैं, है ना। अब प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन हो प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से, तो प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, ड्राई सेल, एल्कलाइन सेल, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल, कार्बन जिंक, सिल्वर ऑक्साइड, जिंक एयर, लिथियम, गैल्वेनाइज सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत लार्ज कैटेगरी है, इतनी लार्ज कैटेगरी आपको जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो कुछ कुछ चीजें होती है, इनके इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होते हैं उस पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले सेकेंडरी की कैटेगरी देखो। सेकेंडरी में लीड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम, निकल आयरन, लिथियम आयंस, रिचार्जेबल अल्कलाइन। देखो अल्कलाइन उधर भी था बट इधर कौन सा था, रिचार्जेबल अल्कलाइन, है ना। प्राइमरी कोई भी, ये सारे के सारे क्या है, वन टाइम यूज करते हैं हम लोग, है ना, ये रिचार्जेबल है। निकल मेटल हाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी के रिचार्जेबल बैटरीज के सेगमेंट है, अलग अलग टाइप के हैं, और भी हो सकते हैं बट जितने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए है उतना लिखा है। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूज होते हैं, है ना, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनमें यूज होते हैं। जैसे अगर बात करें एल्कलाइन की, अगर बात करें हम लोग, है ना, देखो यहाँ पे ड्राई सेल, इसमें देखिए कार्बन जिंक में कौन सा, ये पेस्ट के फॉर्मेट में होता है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये कार्बन जिंक में हम यूज करते हैं, या जिंक कार्बन भी कई बार लिखे तो कंफ्यूज मत होना, जिंक को आगे लिख देते कार्बन को बाद में लिख देते। तो ये इलेक्ट्रोलाइट याद रखना, अमोनियम क्लोराइड, जिंक कार्बन के लिए, है ना। बाकी इनके नाम याद रखना, जिन जिन के इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। अल्कलाइन आए तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ड्राई सेल का यूजेस कहां है, हियरिंग एड्स में, मतलब जो कान में सुनने वाली जो मशीन्स होती है ना, उनमें जो लगती है सेल लगते हैं, वो सारे के सारे क्या है, ड्राई सेल। रिस्ट वॉच में हमारे ड्राई सेल लगते हैं, कैलकुलेटर में हमारे ड्राई सेल लगते हैं। तो ये ड्राई सेल के एप्लीकेशन है। बाकी एप्लीकेशन में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको कराते जाऊंगा, वहीं पे समझाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेन इधर सेकेंडरी में, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड एसिड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना। और ये इसका एप्लीकेशन का ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट में, जहां ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट के लिए, ध्यान रखना है ना। निकल कैडमियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, निकल आयरन में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट। लैपटॉप, जितने भी आपके लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन की जो बैटरीज होती है सारी की सारी कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती है। कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती है। इनमें कौन सा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, इसको LiPF6 शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है ना इंपॉर्टेंट है। रिचार्जेबल अल्कलाइन, यहां पर भी क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अल्कलाइन उधर भी आया इधर भी आया तो हम लोग क्या बोल सकते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना। तो KOH बार बार बहुत बार यूज हो रहा है, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है ना, KOH बार बार यूज हो रहा है, तो ध्यान रखना कहां पे, एक बार अमोनियम क्लोराइड भी यूज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज हुआ है ना। तो ये पूरी कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए,
है ना। बाकी एप्लीकेशन 4 ऑप्शंस देख के आप आराम से लगा दोगे, जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन कई बार ऐसा था बैटरी का नाम आएगा और पूछाएंगे कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सी बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, ये पूछा जाएगा। कई बार आपको एप्लीकेशन पूछा जाए, किसका कैसा एप्लीकेशन है ना। जो पॉपुलर एप्लीकेशन हो तो मैंने लिख दी, बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपको और एप्लीकेशंस करवाऊं किसके क्या एप्लीकेशन है ना। अदरवाइज तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बैटरी और सेल के क्वेश्चन कर लेंगे, बट ये प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते स्टूडेंट, है, क्योंकि बहुत नाम है। तो मैंने बिल्कुल छांट के जो सिस्टमेटिक, और भी बहुत सारे नाम्स की कैटेगरी बनाए, मैग्नीज वगैरह बहुत सारे, एआई मैग्नीज, एल्यूमिनियम बहुत सारे हैं, बट उनकी जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने करवाए। अब चलिए, एक सबसे जरूरी चीज कि यूनिट क्या होती है ना। यूनिट में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यूनिट ऑफ बैटरी होती है AH के टर्म में, A फॉर एम्पेयर, ठीक है, और H फॉर आवर्स, एम्पेयर आवर्स के फॉर्म में होती है। बट कई बार स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एम्पेयर आवर के फॉर्म में होती है, बट हम बैटरी लेने जाते हैं तो कितने एमएच की बैटरी की, कितने एमएच, देसी भाषा में बोलते बोलते एमएच हो गया, एमएच होता है ना, एमएच कर देते हैं, एमएच, कितने एमएच की बैटरी। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो दुकानदार होते हैं ना वो बड़े चालाक होते हैं। बैटरी की जो कैपेसिटी ना, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, है ना, थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पहली चीज तो पहले समझा देता हूं कि एम्पेयर मतलब कितना करंट, है ना, 5 एम्पेयर, 500 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, कितना करंट कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, उससे कितने टाइम के लिए, नंबर ऑफ 10 घंटे, 10 आवर, 12 आवर, इससे डिसाइड होता है बैटरी की कैपेसिटी डिसाइड होती है। अब ये क्या करते हैं, जैसे 5 एम्पेयर का करंट फ्लो किया इनटू 10 आवर के लिए, तो कितना हो गया, 50 हो गया। बट ये बड़ी चालाकी से क्या कर देते हैं, इसको मिली एम्पेयर में कर देते हैं। 5 को हम मिली कर देंगे तो 0.00 कितना हो जाएगा, ये 500, है ना, मिली एम्पेयर, है ना। देखो 10 टू द पावर हटाओ 3, यहाँ सॉरी 5000 हो जाएगा ना, 5000 मिली में कितना हो गया, 5000 एम्पेयर, क्योंकि हाँ 5 एम्पेयर को मिली में 5000 एम्पेयर। तो ये क्या करते हैं, मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। देखो ये हटाया 10 टू द पावर, मिली को 10 टू द पावर -3, तो 3 से ये कैंसिल हो गया 5, तो 5 एम्पेयर लिखे या फिर 5000 मिली एम्पेयर लिखे, बात तो एक ही है, बट मार्केटिंग करने के लिए बात एक ही नहीं है। देखो जनरली क्या होता है कि मिली एम्पेयर आपने देखा कैपेसिटी कितनी, तो कैपेसिटी सुनने में थोड़ी बड़ी लगनी चाहिए, बड़ा नंबर लगना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, एमएच के फॉर्म में दे देंगे कि जो करंट है उसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 5000, है ना, 5000 क्या हो गया, मिली एम्पेयर, नंबर ऑफ आवर्स 10 आवर्स तो हो गया, तो कितना हो गया, 50,000 mAh की बैटरी है, 50,000 mAh की बैटरी है ना। बड़ी हो गई कि नहीं, थोड़ी कैपेसिटी क्या है, हैवी लगने लगी, बट करंट तो 5 एम्पेयर ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 0.5 एम्पेयर करंट अगर पास हो, 1 एम्पेयर करंट पास हो, है ना, तो 1000 mAh की बैटरी है, ठीक है, mAh। तो इसका मतलब क्या है, 1000 mAh का मतलब कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है ना, सॉरी 0.01, और नंबर ऑफ आवर्स का भी मल्टीप्लाई होगा ना, एक आवर के लिए, तो इसका मतलब 1000 mAh की है तो 1 घंटे के लिए 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो मिली के फॉर्म में। तो बताने का मतलब क्या है कि मिली mAh का मतलब क्या है, ये जो m है, m फॉर मिली एम्पेयर। तो स्मॉलेस्ट करंट, जो स्मॉल बैटरी होती है उसका करंट रेटिंग काफी कम होता है, इस वजह से उसको mAh में डिफाइन करते हैं, मिली एम्पेयर की टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप समझदार, क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर दोगे। सो एट दिस नोट हमारा सेल एंड बैटरी और इलेक्ट्रोलिसिस छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा आप खुद कर लेंगे, बट मैंने सोचा करवा देता हूं। और नेक्स्ट लेक्चर में छोटे मोटे जितने क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आप सारे के सारे लगा लेंगे, बट फिर भी अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि जो बैटरी चार्जर होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है ना। बैटरी चार्जर में क्या यूज होता है, बैटरी जो चार्जर होता है उसमें कई बार पूछते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है ना। चलिए, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बेसिस पे जहां जहां मुझे लगेगा यहाँ थोड़ी सी और थ्योरी आपको फिलअप करानी चाहिए वो मैं वहां करा दूंगा, अदरवाइज इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, बेहतरीन तरीके से अपना RRB JEE CBT2 का पेपर दीजिए, SSC JEE आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे उसमें बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को यूटिलाइज करिए।
जी सेंट्रिक पर एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो या किसी भी दूसरी जेई का तैयारी कर रहे हो, उसके लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसमें 1200-1500 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको कराए गए हैं सभी सब्जेक्ट के, बिल्कुल बेसिक से लगा के जितनी जरूरत है उस एग्जाम के लिए वो सब पढ़ाया है। ठीक है, तो जी सेंटर की ऐप को डाउनलोड करना, उसमें जो अवेलेबल कूपन कोड है उसको लगा के आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।